हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अपर्णा बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी में जब हम भोजन लेते हैं तो इसमें विभिन्न उपयोगी पदार्थ जो होते हैं, जैसे एमिनो एसिड्स है और ग्लूकोज है, ऐसे जो भी मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ों का हमारी बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचना आवश्यक होता है। और उसी प्रकार से हर एक सेल्स में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स बनता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में हो, लिक्विड के फॉर्म में हो, यूरिया है, यूरिक एसिड है, कुछ नाइट्रोजनस मटेरियल्स होते हैं जो बॉडी में बनते हैं, उनका उस सेल्स से बाहर आकर के एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचना भी उतना ही आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से जो न्यूट्रिटिव मटेरियल्स है और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है, जो उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थ हैं, उनका सर्कुलेशन बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक सेल्स को इनका उपयोगी पदार्थ मिलना चाहिए और वहां से एक्सक्रीटिव मटेरियल्स जो है वो बाहर एक्सक्रीट होने चाहिए। तो ये जो सर्कुलेशन जो है यही कहलाता है सर्कुलेटरी। एक स्पेसिफिक सिस्टम के थ्रू होता है ये प्रोसेस, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और बॉडी फ्लूइड यानी बॉडी में पाया जाने वाला वो फ्लूइड जो कि इस सर्कुलेशन में हेल्प करता है, जैसे ब्लड है, प्लाज्मा है ना, लिम्फ है ना, लसिका है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं। तो जो छोटे जीव होते हैं, जो सिंपल टाइप के होते हैं, जो यूनिसेलुलर हैं, जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें जनरली ये सर्कुलेशन का काम जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। डिफ्यूजन मीन्स जो मटेरियल्स जो होता है वो हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन सेल सेल वॉल के थ्रू पास आउट होता है। तो जैसे कि हमारे सेल्स में को किसी ये अमीबा की एक सेल हम यदि मान लें, उसको यदि फूड की रिक्वायरमेंट है, तो जो आउटसाइड सेल के आउटसाइड में जो फूड मटेरियल्स है वहाँ उसका कंसंट्रेशन हायर है और उस सेल्स के अंदर उसका कंसंट्रेशन लो है। तो वो फूड मटेरियल्स जो होता है वो सेल वॉल के थ्रू अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर ले लिया जाता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और वो उसको जब डाइजेस्ट कर लेता है उसके बाद जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स बनता है, उत्सर्जी पदार्थ बनता है, वो उसी डिफ्यूजन के थ्रू यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी सेल के अंदर अब एक्सक्रीटरी मटेरियल्स की मात्रा ज्यादा हो गई, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया सेल के बाहर की अपेक्षा। तो वो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जो होता है वो उसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आउटसाइड बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से डिफ्यूजन के थ्रू जो छोटे टाइप के सरल प्रकार के जीव हैं उनमें तो ये डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, परंतु जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो वर्टिब्रेट्स हैं, मैमल्स हैं, जो बड़े टाइप के जीव हैं, उनमें सर्कुलेशन के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के यदि हम टाइप्स बोलें तो टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम तो ये 3 टाइप का हो सकता है: वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जिसमें कि वाटर के थ्रू सर्कुलेशन हो रहा है, फूड मटेरियल्स का भी और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का भी सर्कुलेशन वाटर के थ्रू हो रहा है। तो वाटर के थ्रू किसमें होगा? जैसे जो झीलों में पाए जाने वाले कुछ जीव हैं, नदियों में, समुद्रों में पाए जाने वाले जो हैं, जैसे कि हाइड्रा है, ऑरेलिया है, स्पंज है, ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी कैविटी में जो ब्लड होता है, वाटर होता है, नदियों का पानी है, समुद्रों का पानी है, तो वो पूरा ब्लड जो होता है वो एंटर होता है। जैसे हाइड्रा का अपर साइड में जो माउथ वाला पोर्शन है वहां से पूरा ब्लड वाटर जो है वो एंटर होता है। और इस वाटर में जो डिजॉल्व कंटेंट्स हैं, जो डिजॉल्व फूड मटेरियल्स है, भोज्य पदार्थ है, चाहे ऑक्सीजन है, जो भी इसको रिक्वायरमेंट सेल को है, तो वो वाटर फ्लो के थ्रू अंदर एंटर कर जाती है और उसी डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए वो उसको ले लेता है अंदर। और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होता है, उत्सर्जी पदार्थ, हानिकारक पदार्थ जो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, जो उसकी बॉडी में एक्सेसिव है, उसको वो उसी वाटर फ्लो में छोड़ देता है। और वहां से वो बाहर जैसे ही ब्लड फ्लो वाटर बाहर निकलता है, उसके साथ ही वो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स भी बाहर निकल जाते हैं। तो इस टाइप का सिस्टम जिसमें पाया जाता है उसको हम कहते हैं वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकंड है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो एम्फीबियंस है, फिशीज है, मैमल्स है, मतलब मछलियां हैं, मेंढक है, ऐसे बहुत से जीव है जो मैमल्स है, स्तनी है जो है, उनमें जो है वो पर्टिकुलर एक सिस्टम होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें जितने भी फूड मटेरियल्स है और जो न्यूट्रिटिव चीजें हैं जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है, वो सारा का फ्लो जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड के थ्रू हर एक सेल्स तक ये पहुंच जाती है और उसी ब्लड के थ्रू जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, जो भी है, वो अमोनिया है, ये सारी चीजें उसी ब्लड फ्लो में वापस आ जाती हैं और एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचा दी जाती हैं।
इस तरीके से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और थर्ड है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एसेसरी पार्ट है, वो सहायक के रूप में है। दोनों मिलकर के एक साथ काम करते हैं। हमारी बॉडी में भी ये दोनों सिस्टम एक साथ वर्क करते हैं। तो वो भी ये भी वर्टिब्रेट्स वगैरह में होता है। और दोनों ही मिलकर के क्या करते हैं, सारे जो हमारे एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। जनरल जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो केवल फूड मटेरियल्स या भोज्य पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थों का आवागमन ही नहीं करता है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स बन रहे हैं, जो इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स के जरिए बन रहे हैं, वो भी इसी ब्लड फ्लो में छोड़ते हैं और हमारे जिस भी बॉडी पार्ट को उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा जो एंजाइम्स हमारी बॉडी में होता है वो भी इसी के थ्रू, ब्लड फ्लो के थ्रू ही बॉडी के सभी सेल्स को पहुँचाया जाता है। और जो हमारी बॉडी का पीएच है, जैसे ब्लड का पीएच है और भी पीएच है, वो पीएच को मेंटेन करने का काम भी यही करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। और साथ में जो वाटर बैलेंस है, पानी की मात्रा अधिक है या कम है, तो उसको भी बैलेंस करने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम ही करता है। और जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम है वो भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। इस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए केवल फूड मटेरियल्स और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का ही आवागमन या उसका फ्लो ही नहीं होता है, बल्कि पीएच है, पीएच बैलेंस है, वाटर बैलेंस है, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, ये सब चीज़ों का फ्लो भी, और जो भी एंटीटॉक्सिक मटेरियल है, एंटीबॉडीज, एंटीटॉक्सिक चीज़ें हैं, वो भी फ्लो के उसी ब्लड फ्लो के थ्रू एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाई जाती हैं। तो ये बहुत सारे कामों को करता है। फिर यदि एक और तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे कि ऑर्थोपोड्स और मॉलस्का है ना, कॉकरोच वगैरह जैसे है, तो इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो वो उसमें उनकी बॉडी जो सीलोम होती है, देहुआ जो होती है, उसमें हार्ट के थ्रू, जो आर्टरीज के थ्रू, हार्ट और आर्टरीज के थ्रू ब्लड जो है वो पूरा कहाँ छोड़ दिया जाता है, पूरे सीलोम में यानी देहुआ में छोड़ दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर पूरा ब्लड यहाँ पर आता है सीलोम में, इसलिए इसको हम कहते हैं हीमोसील भी कहते हैं उसकी बॉडी कैविटी को। और उसमें जो ब्लड फ्लो होता है उसको, ब्लड को हम हीमोलिम्फ भी कहते हैं। तो अब ये जो कि ब्लड जो है वो पूरी देह को हमें खुले रूप से बह रहा है, तो ब्लड प्रेशर स्वाभाविक रूप से उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिटिव मटेरियल्स है वो इसके थ्रू ले लिए जाते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, और वही एक्सक्रीटरी मटेरियल्स फिर से वो ब्लड में डाल दिए जाते हैं जो वापस हार्ट में चले जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ब्लड का फूड मटेरियल्स और एक्सक्रीटरी मटेरियल्स का जो ब्लड के थ्रू सर्कुलेशन हो रहा है वो ओपनली हो रहा है, यानी खुले रूप से हो रहा है, पूरी बॉडी में, पूरी देहगुहा में वो खुले रूप से बह रहा है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्कास में मिलता है। फिर सेकंड टाइप है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि जनरली वर्टिब्रेट्स में मिलता है या हायर इनवर्टिब्रेट्स में भी मिलता है। तो ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में बकायदा एक हार्ट है, आर्टरीज है, वेन्स है, इसमें बंद रूप से पूरे तरीके से प्रवाहित होता है ब्लड। तो इस टाइप का जो सिस्टम है वो कहलाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि ब्लड है क्या चीज। बॉडी फ्लूइड के अंतर्गत हमारे बॉडी में क्या मिल रहा है, ब्लड मिल रहा है, लिम्फ मिल रहा है। तो ये ब्लड है क्या चीज, तो ब्लड जो है वो वास्तव में एक कनेक्टिव टिश्यूज है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज है ना, तरल संयोजी ऊतक जिसको हम कहते हैं वो है। तो ब्लड जो है वो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक तो लाइट येलो कलर का मैट्रिक्स होता है, लिक्विड होता है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जो इसका ब्लड का 60% पार्ट बनाता है। उसके अलावा उसमें कुछ कॉर्पुसल्स होते हैं, कुछ कणिकाएं तैरती रहती हैं जिसको हम कहते हैं ब्लड कॉर्पुसल्स। तो वो कहलाता है ब्लड कॉर्पुसल्स 40% पार्ट बनाता है इसका ब्लड का। और इसमें 3 टाइप के ब्लड कॉर्पुसल्स होते हैं। पहला है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, सेकंड है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसल्स, और थर्ड है प्लेटलेट्स। तो आरबीसी या रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, जिसको हम लाल रक्त कणिका कहते हैं, ये लाल रक्त कणिका जनरली गोल या अंडाकार होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है। मैमल्स में न्यूक्लियस नहीं मिलता है, लेकिन बाकी में ये यूनिन्यूक्लिएट्स होती हैं। और इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन मिलता है, ये हल्के लाल रंग की होती है। और ये इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। यानी वो क्या करती है, जैसे ही हम रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा वर्क करता है, हम जैसे ही ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन जो है कैपिलरीज के थ्रू ब्लड जो होता है वो उसको एब्जॉर्ब करता है या डिफ्यूजन के थ्रू ले लेता है अंदर। और जिसमें ब्लड आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है वो उस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है।
ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड फ्लो के थ्रू कहाँ पहुंच जाते हैं, सेल्स तक पहुंच जाते हैं, वहाँ ये ब्रेक डाउन हो जाता है और वापस हीमोग्लोबिन अपने पहले रूप में आ जाता है और ऑक्सीजन को सेल्स में फ्री कर देता है। इस तरीके से हर एक सेल्स को ऑक्सीजन मिल जाती है। अब सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हुआ है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये हीमोग्लोबिन वहां से ले लेती है और फिर उसके साथ ऐड होकर बना लेती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वापस वेन्स के थ्रू कहाँ पर पहुंच जाता है, लंग तक, हार्ट से लंग तक पहुंच जाता है। जैसे ही लंग में पहुंचता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फ्री कर देता है और वापस अपने पुराने रूप में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के रूप में आ जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को इसने फेफड़े में जैसे ही छोड़ा, हम एक्सहेल कर दिए, हमने निःशोषण करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फ्री कर दिया। अब फिर से हमने ऑक्सीजन लिया, फिर वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लिया और ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना लिया। इस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो कंटिन्यू जो है वो आरबीसी जो है वो करता है, इसमें पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन। फिर जो WBC है, श्वेत रक्त कणिका, ये जनरली अनियमित आकार की होती है। जैसे अमीबा का कोई आकार नहीं, उस तरीके से इसका भी कोई आकार नहीं होता, ये यूनिन्यूक्लिएट होती है। और WBC जो होता है वो रक्षकाणु, जिसको हम कहते हैं फेगोसाइट्स कहते हैं, ये जो हमारे बाहर से आए हानिकारक पदार्थ हैं और जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, इन सबका भक्षण करता है और इस तरीके से इनको नष्ट करके हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी हमारे शरीर में एक सैनिक की तरह बिहेव करता है, यानी किसी बाहरी पदार्थों को अंदर आने से रोकता है या उनको मारता है। फिर थर्ड है प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स जो होती है वो बाइकॉन्वेक्स होती है ना, उभयावतल होती है, गोल या अंडाकार होती है और ये यूनिन्यूक्लिएट होती है और इसका काम होता है रक्त का थक्का जमाना। जब भी ब्लड फ्लो होता है हमारी बॉडी में, कहीं चोट लग गई, कुछ हो गई और ब्लड कंटिन्यू फ्लो होने लगा, तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वो ब्लड कैसा हो गया, उसमें क्लॉटिंग बनती गई, गाढ़ा हो गया, गाढ़ा होकर क्लॉट बन गया, क्लॉट होकर वो पपड़ी की जैसा जम गया। तो ये जो गाढ़ा होकर के वो क्लॉट थक्का जम जाता है, वो काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करती है और वहां पर वो थक्का जमा करके ब्लड की फ्लो को रोकती है। इस तरीके से हमारी सुरक्षा करती है, हमारे ब्लड को वेस्ट होने से बचाती है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना लिया, ब्लड, जो कि क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज है हमारी बॉडी का। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन देख लेते हैं और ब्लड के ग्रुप्स देख लेते हैं। तो ब्लड ग्रुप जो है वो 4 प्रकार का होता है। तो किस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं ब्लड ग्रुप को, कि हमारे जो ब्लड होता है, हमारा ब्लड जो होता है उसमें जो ब्लड कॉर्पुसल्स होते हैं, जो आरबीसी होता है और ब्लड कॉर्पुसल्स जो होते हैं, उसमें 2 प्रकार के एंटीजन्स होते हैं। कौन कौन से, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और जो प्लाज्मा होता है उसमें 2 प्रकार की एंटीबॉडीज होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो यहाँ जो एंटीजन और एंटीबॉडी मिल रही है, तो उस एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड को 4 ग्रुप में बांटा गया है। तो कौन कौन से ग्रुप हो गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ, 4 प्रकार के हो गए। अब ग्रुप ए वाला जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन ए मिलता है। ग्रुप बी वाला जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन बी मिलता है। ग्रुप ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन ए बी, दोनों ही एंटीजन मिलते हैं। और ग्रुप ओ वाला जो है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं मिलता है। यदि हम एंटीबॉडी की बात करें तो ग्रुप ए जो है उसमें बी एंटीबॉडी मिलेगा, ए एंटीबॉडी नहीं मिलेगा, बी एंटीबॉडी मिलेगा। ये ग्रुप बी जो है उसमें एंटीबॉडी बी नहीं मिलेगा, एंटीबॉडी ए मिलेगा। ग्रुप ए बी जो है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलती है। और ग्रुप ओ जो होता है उसमें दोनों ही प्रकार के एंटीबॉडीज मिलती है, ए एंटीबॉडी भी और बी एंटीबॉडी भी मिलती है। तो यदि हम बात करें कि ग्रुप ए वाला जो ब्लड ग्रुप है वो हम किसको दे सकते हैं, किसको चढ़ा सकते हैं, तो ग्रुप ए वाला जो एंटीबॉडी है, चूंकि उसमें एंटीजन ए मिल रहा है, तो जब ये एंटीबॉडी बी के कांटेक्ट में आएगा तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी दोनों मिलकर के क्या कर लेंगे, दोनों जो है, चूंकि ये एंटीबॉडी बी प्रकार का है, इसमें ए एंटीबॉडी नहीं मिल रहा है, तो ये एग्लूटिनेशन की प्रोसेस, यानी रक्त के आरबीसी के आपस में चिपकने वाली जो प्रोसेस है वो उसको नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ग्रुप ए वाला ब्लड ग्रुप जो है वो ग्रुप ए वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को आसानी से चढ़ाया जा सकता है। परंतु यही ग्रुप ए वाला जो ब्लड है वो हम ग्रुप बी वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि इसमें एंटीजन ए मिल रहा है और इसमें एंटीबॉडी ए, दोनों में एंटीबॉडी भी किस प्रकार की ए मिल रही है। तो ये दोनों मिलकर के क्या कर लेंगे, एग्लूटिनेशन की प्रोसेस करेंगे, अर्थात जो ब्लड जो है उसमें आरबीसी जो है वो आरबीसी की कणिकाएं जो है वो एक दूसरे से चिपक जाएंगी और चिपक करके एक क्लॉट जैसा बना लेंगी। क्लॉट मीन्स चिपक के एक वो बना लेंगी जिससे कि ब्लड का फ्लो रुक जाएगा।
तो धमनियां या आर्टरी जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है वहां से वहां पर बनने की वजह से ब्लड का फ्लो आगे नहीं हो पाएगा और ये डेथ का कॉज भी बन सकता है। तो इसलिए हम ग्रुप ए वाला ब्लड ग्रुप जो है वो ग्रुप बी वाले व्यक्ति को नहीं चढ़ा सकते। फिर उसके बाद है ग्रुप ए वाला जो ब्लड ग्रुप है वो हम ग्रुप ए बी को तो चढ़ा सकते हैं। क्यों हम ए बी वाले को चढ़ा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिल रही है, तो एग्लूटिनेशन की प्रोसेस यहाँ पॉसिबल नहीं है। फिर ग्रुप ओ वाले को तो हम नहीं चढ़ा सकते क्योंकि इसमें तो दोनों ही एंटीबॉडी मिल रही है, तो ए एंटीबॉडी है और ए एंटीजन है, तो एग्लूटिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी और ब्लड सारी कणिकाएं चिपक जाएंगी, ब्लड का फ्लो बाधित हो जाएगा, तो नहीं चढ़ा सकते। फिर ग्रुप बी की यदि हम बात करते हैं तो ग्रुप बी में जो है वो एंटीजन बी है, तो जिसमें एंटीबॉडी बी होगी उसमें नहीं चढ़ सकता, क्योंकि ग्रुप ए में बी एंटीबॉडी है इसलिए इसमें नहीं चढ़ सकता क्योंकि एग्लूटिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। परंतु ग्रुप बी में हम चढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडी कौन सी है? ए वाली है, तो वहां पर एग्लूटिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी और इजी वे में चढ़ जाएगा। परंतु और ग्रुप ए बी की बात करें तो उसमें कोई एंटीबॉडी होती ही नहीं है, तो आसानी से ये तो चढ़ ही सकता है ना। फिर उसके ग्रुप ओ में नहीं चढ़ सकता क्योंकि ग्रुप ओ में दोनों ही एंटीबॉडी है, तो बी एंटीजन है और बी एंटीबॉडी भी है, तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा। फिर ग्रुप ए बी की हम यदि बात करते हैं तो ग्रुप ए बी जो है उसमें चूंकि एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही मिल रहा है लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं मिल रही है, तो ग्रुप ए बी वाला जो है वो ग्रुप ए को तो नहीं दे सकता क्योंकि इसमें ए बी एंटीबॉडी है, बी को भी नहीं दे सकता क्योंकि उसमें ए एंटीबॉडी है ना। फिर ग्रुप ए बी वाले को तो दे सकता है क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाई जा रही है। ग्रुप ओ को नहीं दे सकता क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी मिल रही है। तो ग्रुप ए बी के लिए यह है कि ग्रुप ए बी वाले को सारे ब्लड ग्रुप चढ़ सकते हैं परंतु वो किसी को दे नहीं सकता, केवल ए बी को छोड़ करके। फिर ग्रुप ओ की बात करते हैं तो चूंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं मिल रहा है इसलिए ये ग्रुप ए बी और ओ चारों को ब्लड डोनेट कर सकता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है, तो एंटीजन है ही नहीं तो एग्लूटिनेशन की प्रोसेस का सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए ये चारों ग्रुप को ब्लड अपना दे सकता है, परंतु ये ले किसी से नहीं सकता, केवल ओ वाले से ही ले सकता है। तो चूंकि ये किसी से ब्लड ले नहीं सकता, केवल ओ से वाले को ही ले सकता है, इसलिए परंतु दे सबको सकता है, इसलिए ये क्या हुआ? यूनिवर्सल डोनर, सबको दे सकता है इसलिए यूनिवर्सल डोनर। ग्रुप ए बी जो है वो सबसे ले सकता है, चारों से ही ले सकता है ग्रुप ए बी वाला, इसलिए ग्रुप ए बी वाले को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी सभी से ये ले सकता है लेकिन दे किसी को नहीं सकता ए बी को छोड़ के। ओ वाला सबको दे सकता है लेकिन ले केवल ओ से ही सकता है ना। तो इस प्रकार से हुआ ये ब्लड ग्रुप और ब्लड का ट्रांसफ्यूजन की कैसे कैसे होता है। अब हम आगे देख लेते हैं कि हार्ट किस प्रकार से फंक्शन करता है और किस तरीके से ये ब्लड का फ्लो होता है हमारी बॉडी में। तो पहले हम देख लेते हैं कि हार्ट की जो का स्ट्रक्चर है वो कैसा है ना। हार्ट के स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं, ये ह्यूमन हार्ट है हमारा, और ह्यूमन हार्ट की हम बात करते हैं तो ह्यूमन हार्ट कहाँ पाया जाएगा? दोनों लंग्स के बीच में मिलेगा, थोरेसिक कैविटी में है पाया जाता है, ये एक संख्या में एक मिलेगा है ना। और इसका शेप जो होता है वो कोन के शेप का होता है ना, ट्रायंगल कोन के शेप का होता है। और ये इसका कलर जो होता है वो इसकी आउटर वॉल यदि हम देखेंगे तो वो ब्राउन कलर की होती है, रेडिश ब्राउन हमको नजर आता है। और यदि हम इसको देखें कि ये हार्ट जो है वो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हार्ट जो होता है और इसका एक साइज भी हम देख लेते हैं कि ये लगभग 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है ना, ब्रॉड होता है। यदि हम इसके वेट की बात करें तो महिलाओं में जनरली ये 250 ग्राम का होता है और यदि हम मेंस की बात करें पुरुषों में तो ये लगभग 300 ग्राम का होता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम यदि देखें तो ये हार्ट जो है वो चारों तरफ से पेरिकार्डियम से घिरा हुआ रहता है, यानी कि इसमें चारों तरफ से एक दोहरी बॉल पाई जाती है। ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है। जो आउटर लेयर है वो पैराइटल पेरिकार्डियम कहलाती है। ये आउटर लेयर है, ये वाली, ये जो तुमको दिखाई दे रही है ये वाली, ये कहलाएगी पैराइटल पेरिकार्डियम। इसके अंदर की तरफ एक ये तुमको दिखाई दे रही है ये वाली, ये कहलाती है विसरल पेरिकार्डियम। तो आउटर और इनर पेरिकार्डियम है। आउटर वाले को हमने कहा पैराइटल पेरिकार्डियम और इनर वाले को हमने कहा विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों झिल्लियों के बीच में, हृदयावरण के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड।
तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड और जो पेरिकार्डियम है इसका काम होता है बाहरी आघातों से सुरक्षा करना और आंतरिक जो यांत्रिक क्षति वगैरह है उससे हार्ट को बचाना। फिर हम यदि इसके बाहर भी देखते हैं तो ये चारों तरफ से हृदयावरण से घिरी रहती है, जो कि 3 लेयर की होती है, एपिकार्डियम, मीजोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो जो एपिकार्डियम है वो सबसे आउटर लेयर होती है, इसमें चित्र में हमने नहीं शो किया है उसको। एपिकार्डियम जो होती है सबसे आउटर लेयर होती है, सबसे बाहर, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। फिर मीजोकार्डियम जो कार्डियक मसल्स की बनी हुई होती है, बीच की रहती है, और सबसे अंदर की तरफ कोमल और पतली झिल्ली बनी होती है जो कि एंडोकार्डियम कहलाती है, तो जिसको हम हृदयावरण कहते हैं। तो ये चारों तरफ बाहर से, तो इस तरीके से ये सभी जो हृदयावरण भी की भित्तियां भी होती हैं, ये भी क्या करती हैं, हृदय को बाहरी आघातों से बचाती है। और आंतरिक रूप से, चूंकि ये सभी कार्डियक मसल की बनी हुई होती है, तो ये अनैच्छिक रूप से ये कंटिन्यू चलती रहती है जब तक कि डेथ तक, मतलब जीवन की शुरुआत से जीवन के अंत तक ये लगातार बिल्कुल स्पंदन इसमें होता रहता है और ये चलती रहती है, अपना कार्य करती रहती है। अब पूरे हम हार्ट को यदि देखते हैं तो ये एक सेप्टा के थ्रू जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। अब ये 2 पार्ट में जो डिवाइडेड है, ये दोनों यानी दोनों पार्ट जो होता है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग रहता है। अब ये सेप्टा के अलावा भी ये देख रहे हैं आप, सेप्टा के थ्रू 2 भाग में बट गया, तो ये राइट वाला पोर्शन हो गया, ये लेफ्ट वाला पोर्शन हो गया। तो ये राइट वाला पोर्शन जो है फिर से जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो एट्रियम या ऑरिकल कहलाता है, और नीचे वाला पोर्शन जो है वो वेंट्रिकल कहलाता है। तो चूंकि ये राइट पोर्शन का है तो ये राइट ऑरिकल और नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। उसी प्रकार से यदि हम लेफ्ट वाला देखेंगे तो लेफ्ट का ऊपरी पोर्शन जो है वो लेफ्ट ऑरिकल और नीचे का लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है। तो इस तरीके से पूरे हार्ट में 4 चैम्बर्स हो गए, 2 एट्रियम या ऑरिकल हो गए और 2 वेंट्रिकल हो गए। अब ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हैं। जो ये राइट वाला पोर्शन है इसमें इम्प्योर ब्लड है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसमें प्योर ब्लड है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो पार्ट है, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, ये दोनों जो चैम्बर्स हैं इनके बीच में एक ट्राइकैप्सिड वॉल्व मिलता है। ये ट्राइकैप्सिड वॉल्व जो होता है वो क्या करता है, ब्लड को ऑरिकल से वेंट्रिकल में प्रवेश तो करने देता है, परंतु वापस वेंट्रिकल से ऑरिकल में जाने से रोकता है। वॉल्व का काम यही हो गया कि एक दिशा में ही फ्लो करना किसी भी चीज का। तो यहाँ ब्लड का फ्लो है तो ब्लड को एक ही दिशा में फ्लो होने दे रहा है, ऑरिकल से वेंट्रिकल। अब यदि हम बात करें कि राइट साइड की, तो राइट साइड में भी हम देखते हैं कि यहाँ भी ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक डाइकैप्सिड वॉल्व पाया जाता है, बाइकैप्सिड वॉल्व, यानी ये द्विवलनी कपाट, ये त्रिवलनी कपाट। ये भी क्या करता है, ब्लड फ्लो को कहाँ से कहाँ करता है, ऑरिकल से राइट, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने तो देता है, परंतु वापस इसको आने से रोकता है ना। फिर और अब संरचना में आप देखिए कि ये जो वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है। ये पल्मोनरी एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है, ये इसमें और वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में एक सेमिलुनर वॉल्व पाया जाता है, अर्धचंद्राकार कपाट होता है। ये अर्धचंद्राकार कपाट भी क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी और इसके वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, तो ब्लड को कहाँ फ्लो करता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी एओर्टा में फ्लो करता है, वापस इसको जाने से रोकता है। इसी प्रकार से ये जो राइट वेंट्रिकल है, और यहाँ पर आगे हम देख रहे हैं राइट वेंट्रिकल किसमें खुल रही है, सिस्टेमिक एओर्टा में खुल रही है। तो इस सिस्टेमिक एओर्टा और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में भी एक अर्धचंद्राकार कपाट या सेमिलुनर वॉल्व पाया जाता है। ये भी क्या करता है, इस सिस्टेमिक एओर्टा से वापस ऑरिकल वेंट्रिकल में ब्लड को वापस आने से रोकता है। तो ब्लड के फ्लो को वो क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक एओर्टा की ओर प्रवाहित होने देता है। तो ये तो हो गई इसकी संरचना। अब संरचना के बाद हम देखते हैं कि ये इसका फंक्शन कैसा है, कार्य किस प्रकार से करता है, इसकी क्रियाविधि क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो जितना भी हमारी बॉडी में
डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स जब एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा, तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जैसे हम मान लिया कि हाँ किडनी है ना, किडनी है, और हार्ट के नीचे वाला हमारा भाग है, जो यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स हैं, उस ऑर्गन्स में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वो हुई निकली, वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड वेन्स के थ्रू कहाँ पहुंच जाते हैं, ये पोस्टीरियर वेना केवा में पहुंचते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर जो है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, वो ये पोस्टीरियर वेना केवा के जरिए कहाँ पहुंच जाता है, हमारे राइट ऑरिकल में पहुंच जाता है। और इसके अलावा जो ऊपर का, हमारे सिर के ऊपर का मस्तिष्क वाला जो भाग है, यहाँ के हार्ट के ऊपर वाला पोर्शन जो है, उस पोर्शन से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो सुपीरियर वेना केवा है ना, हमने इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, दो वेना केवा है, तो वहां से वेन्स के थ्रू सुपीरियर वेना केवा में आता है, और सुपीरियर वेना केवा से होते हुए पूरा ब्लड कहाँ पहुंच जाता है, राइट ऑरिकल तक पहुंच जाता है। यानी राइट ऑरिकल में पूरा इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहुंच गया। अब यहाँ पहुंचने के बाद, चूंकि ये जब पहुंचता है ब्लड, तो यहाँ पर कैसा होता है, ये ऑरिकल जो होता है वो शिथिल अवस्था में रहता है, और जैसे ही ब्लड एंटर करता है ये संकुचित होता है, और संकुचित जैसे ही होता है तो ये प्रेशर कहाँ डालता है, इस वॉल्व पर डालता है। कौन सा, ट्राइकैप्सिड या त्रिवल्ली कपाट पर एक प्रेशर डालता है, और त्रिवल्ली कपाट खुल जाता है, और जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑरिकल से, राइट ऑरिकल से कहाँ पहुंच जाता है, राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। राइट वेंट्रिकल पर पहुंचने के बाद फिर से ये वेंट्रिकल कैसा होता है, संकुचित होता है ना, तो प्रेशर पड़ता है वॉल पर, और प्रेशर पे वॉल पे प्रेशर पड़ने की वजह से ये कपाट, तो त्रिवल्ली कपाट जो ट्राइकैप्सिड वॉल्व, वो बंद हो जाता है। AVA भी बोलते हैं हम इसको, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपरेचर, ये बंद हो जाता है। परंतु ये जो अर्धचंद्राकार का पार्ट है, जो कि कहाँ मिल रहा है, ये पल्मोनरी एओर्टा और राइट वेंट्रिकल के बीच में मिल रहा है, ये ओपन हो जाता है, ये खुल जाता है, और सारा इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पहुंच जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर लंग होता है, ये लंग में पहुंच जाता है। और लंग में पहुंचने के बाद क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन को, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लंग में मुक्त कर दिया जाता है, और वहाँ जो ऑक्सीजन भरी होती है वो कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, और ऑक्सीजन युक्त रुधिर हो जाता है, अब यानी ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो फिर कहाँ से कहाँ आता है, पल्मोनरी वेन में, और ये पल्मोनरी वेन है, तो यहाँ लंग, यदि हम मान लें यहाँ लंग है, तो लंग से पल्मोनरी वेन से ये ऊपर वाला पोर्शन कौन सा हो गया, लेफ्ट ऑरिकल। तो जितना भी प्योर ब्लड है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है, लेफ्ट वाले ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल में जैसे ही पहुंचता, पहले ये शिथिल अवस्था में रहता है, बाद में संकुचित हो जाता है, संकुचित होता है तो उसमें प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर के साथ ही ये बाइकैप्सिड वॉल्व जो होता है वो खुल जाता है, और पूरा प्योर ब्लड जो होता है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंच जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचते ही क्या होता है, फिर ये इसकी दीवारें संकुचित होती हैं, यहाँ संकुचन होता है, प्रेशर पड़ता है, और यहाँ जो सेमिलुनर वॉल्व है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और सिस्टमिक एओर्टा के बीच में पाया जा रहा है, वो ओपन हो जाएगा, और ये पूरा ब्लड जो है वो सिस्टमिक एओर्टा के जरिए, एओर्टा से होते हुए बाकी दूसरी आर्टरीज में चला जाता है, और आर्टरीज के थ्रू जहाँ जहाँ जिस ऑर्गन की आर्टरीज रहती है वहाँ, जैसे रीनल आर्टरी है तो रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में चला गया, ऐसे अलग अलग जगह की आर्टरी के थ्रू ये पूरे प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के हर एक ऑर्गन तक और हर एक सेल्स तक पहुंच जाता है। इसके अलावा एक और चीज है कि जो कार्डिक मसल होती है, जो कार्डिक हृदयावरण जिसको हम बोलते हैं, जो चारों तरफ से हृदय को घेरे हुए रहती है, तो यहाँ पर भी जो कार्डिक मसल्स मिलती है, क्योंकि पूरा हार्ट जो है वो कार्डिक मसल से बना हुआ है, तो ये कार्डिक मसल से में भी एक कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन मिलती है, तो वहां से भी जो इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कोरोनरी वेन के थ्रू हार्ट के राइट वाले पोर्शन पे, ऑरिकल पोर्शन में आता है, और जो प्योर ब्लड है यानी शुद्ध वाला जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरी के थ्रू, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू वापस इसके हार्ट में जाता है, उसकी मसल्स में जाता है। तो इस तरीके से हार्ट में भी ब्लड का फ्लो जो होता है वो यही हार्ट की पंपिंग करके पहुंचाता है। तो जैसे ही सारे ऑर्गन को ब्लड मिल जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है, तो ऑक्सीजन पहुंच गई और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग में पहुंच करके लंग से शरीर के बाहर निकल जाती है।
तो इस प्रकार से ये ब्लड का फ्लो कंटिन्यूस चलता रहता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं हार्ट एक बार शिथिल होता है, एक बार संकुचित होता है, एक बार शिथिल होता है, एक बार संकुचित होता है। तो ये जो शिथिल और संकुचन की स्थिति है उसको ही हम कहते हैं हृदय की धड़कन या स्पंदन। तो एक बार शिथिल होना और एक बार, तो शिथिल होना यानी सिस्टोल और संकुचित होना यानी डायस्टोल। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलाकर के हम कहते हैं एक धड़कन। तो 1 मिनट में मनुष्य की धड़कन लगभग 72 बार होनी चाहिए, 72 बार धड़कना चाहिए। और एक पंपिंग में करीब 70 ml जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता है। तो ये था ब्लड की क्रियाविधि। इसको हम शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से होता है। जैसे कि ये हमारा ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन, आपने मान लिया किडनी। अब किडनी के थ्रू जो है वो ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑर्गन के थ्रू कहाँ पहुँच गया? किडनी के आर्टरी में, किडनी के वेन में। तो कौन सा हुआ? किडनी की वेन कौन सी हो गई? रीनल वेन। रीनल वेन से ये कहाँ पहुँच गया? इंटीरियर जो है वो वेना केवा में पहुँचा है ना। इंटीरियर वेना केवा से होते हुए ये कहाँ पहुँच जाएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ पहुँच जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ पहुँच गया? पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी एओर्टा। पल्मोनरी एओर्टा से कहाँ पहुँच गया? लंग। अब लंग से कहाँ पहुँच गया? पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से कहाँ पहुँच गया? लेफ्ट वाला एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पहुँच गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ पहुँच गया? सिस्टेमिक एओर्टा, है ना। सिस्टेमिक एओर्टा से फिर से कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ से और आर्टरीज निकल जाएगी और आर्टरीज के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा? ऑर्गन में। तो ये जो ब्लड का फ्लो है वो कंटिन्यूअस चलता रहता है। एक बात यहाँ ध्यान देने की बात है कि जनरली जो आर्टरीज होती है उसमें प्योर ब्लड बहता है ना, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। और जो वेन्स होती है उसमें इम्प्योर ब्लड हमेशा फ्लो होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। परंतु यहाँ पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के केस में जस्ट अपोजिट होता है, यानी पल्मोनरी वेन जो होती है वो प्योर ब्लड सप्लाई करती है और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। तो ये जस्ट इसका उल्टा, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर ह्यूमन बीइंग में जो होता है हम कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कैसा हो गया कि एक बार तो हम देख रहे हैं कि हार्ट जब पंप करता है तो ये इम्प्योर ब्लड आया, फिर यहाँ से लंग में गया, लंग से फिर प्योर ब्लड आया और प्योर ब्लड जो है वो बॉडी के ऑर्गन में, मतलब हार्ट से ऑर्गन, ऑर्गन से फिर से हार्ट। तो ऑर्गन हार्ट ये कंटिन्यू चलता रहता है कि प्योर ब्लड जो होता है वो कहाँ पहुँच जाता है? ऑर्गन में पहुँच जाता है और ऑर्गन से प्योर ब्लड हार्ट में पहुँच जाता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ब्लड जो है वो कहाँ जा रहा है? जो इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग में जा रहा है और लंग से वापस जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जा रहा है? फिर से हार्ट में आ रहा है। तो हार्ट से लंग में, लंग से हार्ट में, ये भी प्रोसेस चल रही है। मतलब जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ भेजा जा रहा है? लंग में, और ऑक्सीजनेटेड होकर के लंग से कहाँ आ रहा है? हार्ट में। तो ये भी चल रहा है कंटिन्यू प्रोसेस। तो मतलब एक तरफ संचरण परिसंचरण कहाँ चल रहा है? हार्ट टू लंग, लंग टू हार्ट, हार्ट टू लंग, लंग टू हार्ट। और दूसरी तरफ कहाँ चल रहा है? हार्ट टू ऑर्गन, ऑर्गन टू हार्ट, हार्ट टू ऑर्गन, ऑर्गन टू हार्ट। मतलब ऑर्गन से हार्ट में, हार्ट से ऑर्गन को पहुंच रहा है, ऑर्गन से फिर से वापस हार्ट में आ रहा है। तो मतलब दो तरफ सर्कुलेशन कंटिन्यू चल रहा है, एक तरफ लंग में चल रहा है, एक तरफ ऑर्गन में चल रहा है। इसलिए हम इसको कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या द्विपरिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। तो ये हुआ हमारे इसका परिसंचरण तंत्र का ब्लड कंप्लीट। ह्यूमन हार्ट, एनाटॉमी ऑफ हार्ट एंड फ्लो ऑफ ब्लड, और फिर बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन, परिसंचरण तंत्र। तो अब हम यही क्लास को एंड करते हैं। गुड बाय। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कोई टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।